हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सांची और आज का टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का जो एक्ट है उसको याद कैसे रखें। मतलब कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जो मुझे एक बार में ध्यान में आ जाए कि हाँ चलो कौन सा सेक्शन है वो कौन सा टॉपिक कौन सा सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रिक है जिसे मैंने भी याद किया है और मैं चाहती हूँ ये ट्रिक आप लोग से भी शेयर करूँ। देखिए, हमारा तो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, शादी से रिलेटेड है, ये विवाह से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें सारा जितना भी स्टोरी होगा वो विवाह से ही होगा। तो ये देखिए, चैप्टर 1 है, प्रिलिमिनरी है। तो प्रिलिमिनरी का जो के अंदर 4 सेक्शन आता है, तो उस 4 सेक्शन को याद करने कैसे याद करना। अब उस 4 सेक्शन को याद करने के लिए जैसे मैं याद कर सकता हूँ टैडो, TADO। अब ये टैडो क्या है, तो टैडो से देखिए सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो ये जो विवाह का जो कोई भी एक्ट बना उसका एक्ट का जो नाम पड़ा, टाइटल पड़ा, तो उसका टाइटल का T बन गया। ठीक है। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, मतलब ये कानून जो है वो कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो वो हो गया, उसका आ गया A। और सेक्शन 3 जो है डेफिनेशन का D। और ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, मतलब जो पुराना कानून है वो समाप्त हो जाएगा अगर इस कानून के आने के बाद, वो हो गया आपको O। तो सेक्शन 1 से 4 तक याद करने के लिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, डेफिनेशन और ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट याद करने के लिए टैडो। तो इससे तो आपको चैप्टर 1 तक में तो तुरंत याद हो जाएगा। अब इसके आगे है चैप्टर 2, जिसमें आ जाता है आपको 5 से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से मेन स्टोरी आता है जहाँ से आप लोगों को सुनने में भी इंटरेस्ट लगेगा। देखिए, कोई भी शादी होता है तो उससे पहले हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ होते नहीं है, वो एक लड़का और एक लड़की होते हैं। शादी के बाद ही आप लोग भी सुनते होंगे कि चलो वो विवाह संपन्न हुआ। तो इससे पहले क्या होता है कि एक लड़का रहते एक लड़की रहते। अब दोनों की शादी की बात चल रही है घर में। तो घर में शादी की बात चल रही है, तो हम लोग को भी घर में जब शादी की बात होता है तो उसमें कुछ कंडीशन रखाया जाता है। तो हमारी कंडीशन वाले के, तो जो हम लोग के घर में जो कंडीशन देखा जाता है वो तो एक्ट में नहीं है बिल्कुल। हाँ, फिर देखिए इसका कंडीशन क्या है कि हाँ, एक जिससे शादी हो रहा है उसकी ऑलरेडी पहली वाइफ नहीं होनी चाहिए, वो मोनोगैमी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका मोनोगैमी शादी होना चाहिए। और उसका एज भी उस अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, उसका एज भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई माइनर नहीं होना चाहिए। फिर वो जो शादी हो रही है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, शॉपिंग रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ये सब जो कंडीशन है ये सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखना कि जब भी कोई लड़का लड़की की शादी होती है तो उसके पहले उसकी कंडीशन डाला जाता है। फिर कंडीशन डालने के बाद जब कंडीशन पूरी फुलफिल हो जाती है तो बात आगे बढ़ती है। तो फिर जब बात आगे बढ़ती है तो उसको तो पहले तो गार्जियनशिप एक्ट था जो उसमें कॉन्सेंट लिया जाता था, वो तो अब रिपेल कर दिया गया, बट इसको रिपेल ही मानी। और उसके बाद क्या होता है, जब कंडीशन जब वो फुलफिल हो जाता है, अब दोनों फैमिली जो है वो ये शादी की बात से आगे बढ़ते हैं, तो अब उन दोनों के बीच में विवाह संस्कार होता है। जो शादी होता है, शादी का जो संस्कार होता है वो होता है दोनों के बीच में सेरेमनीज होता है। तो सेरेमनीज किस में होता है, सेक्शन 5 में हो गया कंडीशन, सेक्शन 6 में गार्जियनशिप जिसको रिपेल कर दिया गया, और उसके सेक्शन 7 में सेरेमनीज होता है। तो सेरेमनीज के अंदर क्या दिखा जाता है, उसका कस्टम राइट्स दिखा जाता है कि उसका जो कस्टम है उसके हिसाब से शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा। शतपड़ी का जो होता है कि 7 फेरा उसको कंप्लीट होना चाहिए, वो तभी विवाह संपन्न होता है। तो वो हो रहा है कि नहीं, वो सब कुछ करना, उसका सेरेमनीज का जो हर एक जगह का जिसका जो कस्टम होगा, जो रिवाज होगा, उसी रिवाज से शादी हुआ। तो ये तो हो गया आपको सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन 7 में क्या बताया गया था कि उसका मतलब सेरेमनीज हुआ। अब शादी भी, अब पहले कंडीशन भी ले लिया गया गार्जियन का, जो तो वो तो हटा ही दीजिए, और फिर सेरेमनीज भी हो गया। अब क्या हुआ कि दोनों जो है प्रूफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए, मतलब या तो रजिस्ट्रेशन मैरिज भी होता है, बहुत जगह बहुत सारे लोग जाके कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड मैरिज करवाते हैं। तो सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मैरिज हो गया। तो अब यहाँ तक तो क्या हो गया, चैप्टर 2 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, चैप्टर 3 थर्ड स्टार्ट होता है। अब यहाँ से क्या हो, इन दोनों की शादी भी हो गई, रजिस्टर्ड भी करवा लिया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, विवाद चल रहा है। अब तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल सा देश में अब हर रिलेशनशिप में छोटी बात पे झगड़ा होती ही रहता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ में शादी हुआ, तो उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। अब वो लोग अलग, अब उनकी मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ दोनों अलग रह रहे हैं, या तो मान लीजिए वाइफ अपने घर चली गई। अब उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वह वापस अपनी वाइफ को अपने पास ला के ले आए।
तो इसके लिए उनके पास एक हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए एक सेक्शन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब उसको वापस पाने का, पति को पत्नी पाने का अधिकार है, पत्नी को पति पाने का अधिकार है। तो इसको ये जो अधिकार जो है वो हमारे सेक्शन 9 में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब हो गया क्या कि इन दोनों में, अब वो जो हस्बैंड वाइफ है, जो वो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाने का बहुत कोशिश कर रहा है, वो नहीं मान रही है, अब वो नहीं आ रही है। अब वो सोच रहे हैं क्या कि अब नहीं हो पाएगा तो हम लोग अलग रह लेते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि अब कोर्ट से जाके सेपरेट ही रह लेते हैं, क्योंकि अब वो मामला सुधरने वाला नहीं है, विवाद जो हो गया वो सुधरेगा नहीं। तो ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अगर सेपरेट रहते हैं, कहीं आगे चल के हो सकता है कहीं मैटर सुलझ जाए तो साथ वो रह ले। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो थे जुडिशियल सेपरेशन ले ली। पर ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जुडिशियल सेपरेशन होता है उससे हमारा जो विवाह होता है वो खत्म नहीं होता, हमारा जो मैरिज होता है वो मैरिज खत्म नहीं होता। बस हाँ, कुछ समय के लिए जो होता है वो सारे जो मतलब वो जो सारे जो कंजुगल राइट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन लोग का जुडिशियल सेपरेट हो गया। अब यहाँ तो फिर अब क्या हुआ, जो दोनों के जो फैमिली थे अब वो सोच रहे हैं कि ये शादी को ही वाइड घोषित कर देते या वाइडेबल घोषित कर देते। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के जो फैमिली मेंबर बेस में आ पड़े कि नहीं, अब ये शादी को ही अमान्य करार कर देते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 11 और 12 जो है वो दिया गया है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में। अब इसमें क्या हो गया कि अब दोनों का मैटर नहीं हुआ, अब दोनों का मैटर जो है नहीं, विवाद जो था वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था वो नहीं संभला। तो वो क्या किए, तो वो सोचे कि अब मुझे डिवोर्स ही ले लेना चाहिए। तो अब उन लोग के लिए डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन डाले। तो कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए उन लोग के पास भी दो दिया गया। एक होता है डिवोर्स प्रोसीडिंग, अल्टरनेटली इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। एक होता है दोनों की सहमति से, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो सेक्शन 13 तो हमारा डिवोर्स है, 13A में अल्टरनेट रिलीफ है और 13B में जो है म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से है। तो दोनों की सहमति से हो गया तो म्यूचुअल कंसेंट में आ गया। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कुछ समझने में 13A 13B आराम से याद हो गया होगा। अगर आप लोग स्टोरी की तरह याद कीजिएगा तो आप लोग को भी आराम से ध्यान में याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब दोनों के साथ डिवोर्स की बात हो गई। अब दोनों की शादी के एक साल ही हुआ होगा। तो एक साल के अंदर ही अब वो लोग चाह रहे हैं कि मैं डिवोर्स ले लेता हूँ। अब मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है, मेरे सामने आ गया कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मैं तो चाहूंगी कि उसका घर फिर से वापस संभल जाए, वापस वो दोनों अपने वो जो राइट्स है वो अपने कॉन्जुगल राइट्स के अंतर्गत आ जाए। तो मैंने बोला कि नहीं, आप लोग जो है एक साल के अंदर जो है आप लोग डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। आप लोग इसलिए कि आप लोग पिटीशन दायर नहीं कर सकते, कम से कम आप लोग एक साल रुकिए पिटीशन कोर्ट में डालने के लिए। तो मैंने उसे तो ये एडवाइस दिया कि एक साल रुक जाइए पिटीशन डालने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आके अब जो डिवोर्स पर्सन है उनकी डिवोर्स मालूम हो गई। अब वो चाह रहे हैं कि वो शादी दोबारा कब करे। अब जो नई कहानी स्टार्ट हो गई यहाँ से। अब उनकी जो डिवोर्स हो गई, अब वहां से वो न्यू अब सोच रहे हैं वो कब शादी कर सकते हैं, वो दूसरी शादी कब कर सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या ये सेक्शन 15 था, डिवोर्स 13A 13B वो सब डिवोर्स से रिलेटेड था। 14 में क्या था, वही वन ईयर वाला जो पिटीशन था वो था। 15 में क्या था कि वो जो डिवोर्स पर्सन जो है वो कब शादी कर सकते हैं। और फिर 16 में जो था वो वाइड मतलब लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में, मतलब कि जो चिल्ड्रन जो है वो कब वो चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी वाइड और वाइडेबल कब किया जा सकता है, ये सेक्शन 16 तक था। अब सेक्शन 17 में क्या है, अब चलो वाइफ के मन में आ गया कि उसने दूसरा शादी कर लिया, उसने मुझे छोड़ के दूसरा शादी कर लिया, अब मैं उसे पनिश करती हूँ। तो वो उसने क्या किया, एक बाइगेमी का पनिशमेंट डाल दिया कि वो मेरे रहते हुए उसने दूसरा शादी कर लिया। अगर मान लीजिए उसने डिवोर्स नहीं कराया होगा, तो डिवोर्स कराने के बाद तो वो तो शादी ही वैलिड नहीं होती। लेकिन अगर उसने डिवोर्स नहीं करवाया होगा तो वो अब पनिश करवा दी कि बाइगेमी का। तो अब उसके अंतर्गत IPC 494 और 495 के अंतर्गत वो पनिश करवा सकती है। तो उसका ये एक सेक्शन 17 के अंतर्गत आ गया। अब हमारा सेक्शन 18 क्या है, 18 है क्या कि जो भी मतलब जैसे कि हमारा जो सेक्शन 5 का जो कंडीशन था, उसमें क्या कंडीशन था, सेक्शन 5 के थर्ड में जैसे एज बताए थे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताए थे और सेपरेट रिलेशनशिप बताए थे। इसके अंतर्गत जो मतलब इसके अंतर्गत जो भी कंडीशन आते हैं, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 18 में जो है इसी के मतलब उसमें जो भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो उसको पनिश किया जाएगा सेक्शन 18 के अंतर्गत। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे का जो सेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी।
और यहाँ तक आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊँ इसी पे, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे पेड़े लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।